अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जितने वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, वैल्यू को फाइंड आउट करना, ऑनरशिप को फाइंड आउट करना कि उसकी खुद की ऑनरशिप है, टाइटल का मतलब यही है कि आपके पास उसका राइट है या नहीं है यूज करने का, ठीक है। तीसरी बात ये होगी एग्जिस्टेंस देखी जाती है, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार होना, आपके पास उस चीज का अधिकार है या नहीं है। फिफ्थ पॉइंट हो गया, एंड सिक्स पॉइंट यहाँ पे है कि अगर चार्जेस इंक्लूड है आपकी एसेट्स में वो कितना है। 6 के 6 पॉइंट आपके ड्यूटीज के अंदर आती है कि ड्यूटी क्या बनती है ऑडिटर की जब हम वेरीफाई करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को। एग्जाम के अंदर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। सो फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। उम्मीद करते हैं आप सभी ने सभी चैप्टर्स देख लिए होंगे, क्योंकि इससे पहले मोस्ट ऑफ जितने भी चैप्टर हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक हमने सभी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, विद नोट्स आपको मिले हैं, और इवन हमने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। और हमारा जब से हमने स्टार्ट किया चैप्टर को तब से एक ही एग्जाम्पल चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचे हैं जिसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। चैप्टर नंबर लेसन है 7, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उम्मीद करते हैं आप सभी ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज अपलोड की थी मैंने, वहां पर देखा होगा कि जो वेरिफिकेशन वाला चैप्टर, यहाँ से इनकी ड्यूटीज आती है। जब भी कोई ऑडिटर एसेट्स को वेरीफाई करता है, जब भी कोई ऑडिटर लायबिलिटीज को वेरीफाई करता है, उनकी ड्यूटीज क्या बनती है, किसकी, ऑडिटर की। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा था कि जो आपका वेरिफिकेशन है, वाउचर है, वैल्यूएशन है, इनके बीच में बेसिक क्या पूछे हुए थे, डिफरेंस पूछे हुए थे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ये 2 मेन क्वेश्चंस बन रहे थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। सो उम्मीद करूंगी अगर जिन्होंने अभी तक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज नहीं देखी है, सो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमकॉम फॉर द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। सो प्लीज वहां पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट की है, इनकम टैक्स की है, जीएसटी की है, कॉस्ट अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ सबकी दी हुई है मैंने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब यहां पर देखो एक कंसेप्ट आता है एसेट्स का, एक कंसेप्ट आता है आपका लायबिलिटीज का। बच्चे एसेट्स क्या होती हैं? आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, ठीक है, ये आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास फिनांस है, प्रॉपर वे में अमाउंट है आपके पास, ठीक है। तो उस अमाउंट को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे एक पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए। थोड़ा सा कैश फ्लो की ओर बढ़ते हैं, कैश फ्लो को भी हम साथ साथ कंसीडर करेंगे। अब देखो आपके पास जब पैसा होता है फिनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाता है, जब आप फिक्स एसेट्स के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो गई है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई है, ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इवन आप जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट ऐसे बनते हैं ना बच्चे, यहाँ पर आपकी आती है लायबिलिटीज, जस्ट अ मिनट, देन इट इज अ विजिबल, ओके, यहाँ आती है लायबिलिटी और इधर साइड आती है क्या, एसेट्स, सबको पता है। अब एसेट साइड क्या जनरेट की जाती है, एसेट साइड क्या दिखाई जाती है कि कंपनी की ऐसी पोजीशन जो जिसके अंदर अब क्या कर रही है, ये आपको इनकम जनरेट करके दे रही है। यहाँ पर आपकी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स सब कुछ होती है, राइट। लायबिलिटी साइड क्या रिप्रेजेंट करती है कि वो दायित्व, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी कंपनी को निभाने हैं, अभी जो कंपनी को पे ऑफ करने हैं, दैट मीन्स पैसा अभी किसी का देना रहता है, वो यहाँ पर लायबिलिटीज में आएंगे। अब कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है, कंपनी की लायबिलिटी साइड है, तो नॉर्मल सी बात है जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कंपनी से रिलेटेड होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर सेलर और बायर का यही एग्जाम्पल चलता है। ये चैप्टर नंबर मैंने करवाया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर इंटरनल कंट्रोल वाले में। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आप एक पर्सन हैं और एक अदर पर्सन है, ठीक है। आप एक पर्सन है, एक दूसरा पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक है सेलर, एक है हमारे पास बायर। मैं फर्स्ट केस क्या लेके चल रही हूं कि आपका बायर कौन है, आप खुद बायर हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुद बायर हैं, ठीक है, और मैं सेलर हूं, ठीक है। आपने मुझसे सामान खरीदा और आपने कहा कि मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, अभी मेरे पास कैश नहीं है कि मैं आपकी पेमेंट कर पाऊँ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में दे देना, ठीक है।
तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कि इन फ्यूचर, मैंने कहा कि 12 दिसंबर को 2023 को मेरे को ये पेमेंट दे देना जब आपकी सैलरी मिले, ठीक है, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कि 12 तारीख तक मुझे ये पेमेंट करनी है ना? ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपके ऊपर बर्डन है, तो लायबिलिटी जनरेट हो रही है ना, तो ये सभी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। इन केस मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलर है, और मैं क्या हूँ, बायर हूँ, यहाँ पर मैं खुद हूँ, ठीक है। अब आप ऑर्गेनाइजेशन है, आप सेलर, आपने मुझे सामान दे दिया, बट मैं कह रही हूँ कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो इस टाइम आपने सेल तो कर दिया, आपकी इनकम तो जनरेट कर दी, ठीक है, बट आपको पैसे नहीं मिले, तो एसेट्स कहेंगे। ऐसे पर्सन को, इस बायर को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे, एक सेकेंड, डाटर कहेंगे। और पहले आप क्या थे, जब आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी, वो क्या थे, आप क्रेडिटर्स। इज इट क्लियर? ये छोटा सा बेसिक पॉइंट इसलिए समझाया क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटी का मेन जो मीनिंग होता है वो क्या है, लायबिलिटी होती है जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बर्डन होता है, जो आपको पे ऑफ करना होता है विद इन अ टाइम पीरियड, इवन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और जो एसेट्स होती है वो क्या होती हैं, आपको इनकम जनरेट करने में आपको हेल्प करती है, इवन वो करंट एसेट्स हो, इवन वो नॉन करंट एसेट्स हो, ठीक है। एक इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं वेरिफिकेशन, वाउचर एंड वैल्यूएशन, राइट। उम्मीद करते हैं आपको भी नजर आ रहा होगा तीनों के तीनों चीजें। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था वाउचर को, देन अब हम पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन को, देन उसके बाद हम वैल्यूएशन को पढ़ेंगे। देखो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ये कहते जा रहे हैं कि अभी इसके अंदर ये इतनी कमी रहती है, अभी ये तो ये इतना ही बताया जा रहा है, इसमें इतना बताया, फिर इसने कुछ और भी बताया, तो इसी तरीके से टॉपिक बनते जा रहे हैं। यहाँ पर इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका बेसिक मतलब समझिए। देखो नेक्स्ट जो फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स है आपका पूरे चैप्टर को कंसाइज करके क्रक्स बता रही हूँ, देन उसके बाद हम लाइन टू लाइन यहाँ से हम इनके नोट से पढ़ेंगे, इवन बुक से भी पढ़ेंगे, जैसे भी मेरे पास है ये, ठीक है। तो चलो देखो वाउचर हमने क्या पढ़ा कि वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से हम बुक ऑफ अकाउंट में क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। क्या हमने यही पढ़ा था? अभी तक हमने यही किया था, और उसी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री की, ठीक है। अब ये एंट्री ठीक है नहीं है, वो हेल्प किसकी मदद से हम कर सकते थे, वेरिफिकेशन हम चेकआउट कैसे कर सकते थे, वाउचर की मदद से। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि जितनी भी आपने एसेट्स के रिगार्डिंग, जितनी भी आपने लायबिलिटीज के रिगार्डिंग एंट्रीज की हैं, वो एंट्री चेकआउट करना, ये चेकआउट करना एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, ठीक है। ये चेकआउट करना कि उनका ओनरशिप कंपनी का है, कंपनी का ही है या किसी और का है। समझ पा रहे हो? ओनरशिप चेकआउट करना, एग्जिस्टेंस चेकआउट करना। ये एग्जिस्टेंस और ओनरशिप का मतलब क्या होता है, आप क्या चेकआउट करना चाह रहे हैं, इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप खुद गए, आप कंपनी के ऑडिटर हैं, आप कंपनी में विजिट किया, कंपनी के फैक्ट्री में देखा कि क्या ये जो अकाउंट में एसेट्स दिखा रहा है कि वो एक्चुअल में है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, वेरिफिकेशन हो गई है। अगर नहीं है तो उनकी एविडेंस मांगेगा कि कहाँ गई। अगर आप ये कह रहे हो कि सेल कर दी है तो किससे सेल की, उसकी रिसिप्ट दिखाइए, वो सब चीज़ें मैच आउट की जाएगी। और रिसिप्ट होगा, एविडेंस होगा, बैंक स्टेटमेंट होगी। वो क्या पढ़ी थी हमने, वाउचर पढ़ा था। उम्मीद करते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो चैप्टर है वो आपने किया होगा वाउचर का, जिसके अंदर हमने वाउचर का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर आपका 6 था, रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग का, है ना। उसके अंदर हमने बहुत डिटेल से किया था। वाउचर का मतलब समझ में आ गया, एक डॉक्यूमेंट जो मदद करता है आपकी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करने के लिए। वेरिफिकेशन क्या है, आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज को ये देखा जाता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की है, ये तो नहीं है कि कोई पर्सनली आपने इसमें इन्वॉल्व कर दिया हो। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी लायबिलिटीज को ज़्यादा दिखाओगे, अपनी एसेट्स को कम दिखाओगे, तो नॉर्मल सी बात है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना बेटे, ऐसे इधर साइड ही डेबिट साइड सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट साइड हमारे इनकम आती है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा मिली तो नॉर्मल सी बात है जो आपका नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आपको टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स भी आपको कम पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनकम को
कम दिखाने में, कम कैसे दिखेगी, लाइबिलिटीज को बढ़ा दो, खर्चों को बड़ा बड़ा के दिखा दो, तो नॉर्मल सी बात है टैक्स की अमाउंट जो क्या है वो कम हो जाएगी। तो ऑडिटर को तो ये तो चेक करना है कि कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे, टैक्स इवेजन तो नहीं चल रहा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है वैल्यूएशंस। देखो वैल्यूएशंस क्या कह रहा है कि आप उनकी वैल्यू निकाल रहे हो। मैंने कहा कि मेरी जो प्लांट एंड एसेट्स के अंदर मेरी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू 13 लाख है, ठीक है। बट जब मैंने एक्चुअल में वैल्यूएशन किया, उसकी एक्चुअल में वैल्यू निकाली, तो उसकी वैल्यू निकली है भाई, मैं 2 केस लेके चल रही हूँ, एक तो लेके चल रही हूँ 8 लाख का, एक लेके चल रही हूँ 20 लाख का। अगर वो 8 लाख निकली तो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपने खर्चा ज़्यादा दिखाया कि मेरी एसेट्स की मैंने इतने में खरीदी, मेरा खर्चा इतने का हुआ, तो दिखाई दे रहा है आपको 5 लाख का सीधा डायरेक्ट डिडक्ट हो रही है इनकम में से, है ना। और दूसरी बात, अगर उसकी वैल्यू 13 लाख की बजाय उसकी 20 लाख होती तो अंडर वैल्यूएशन कर रखा है। क्यों कर रखा भाई? क्योंकि रेपुटेशन कम दिखानी है। रेपुटेशन कम दिखाएंगे तो कंपटीटर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कंपटीटर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो नॉर्मल सी बात है हमारी स्ट्रैटेजी को लीक नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड बेटे आपको पॉइंट्स देखने हैं कि अगर वो कम दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है, एवरीथिंग, हर एक चीज को आप नोट आउट करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये पूरे चैप्टर का क्रक्स था। अब इसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो हर एक चैप्टर को हम एक एक स्लाइड पे कर रहे हैं। मैंने जितनी भी स्लाइड जोड़ रखी है उनके अंदर हम पूरे चैप्टर करेंगे। रिमेनिंग ओनली 5 चैप्टर्स रहते हैं, उनको भी करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो जी, ठीक है। अब एक सेकंड बेटा, ओके, उम्मीद करते हैं सबको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्या लिखा हुआ है देखो, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, चैप्टर नंबर आपका है 7th, ठीक है। मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, वाउचिंग का मतलब क्या पढ़ा था हमने? वाउचिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है, देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम चेकिंग करते थे एंड वेरीफाई करते थे एंट्री को इन द बुक ऑफ अकाउंट विद द हेल्प ऑफ द रेलिवेंट वाउचर। वाउचिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते थे, वाउचर की मदद से अपनी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की हुई एंट्रीज को हम क्या करते थे, चेक आउट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमें क्या देखना था, उसके अंदर एक्यूरेसी देखनी थी, हमें उसके अंदर ऑथेंटिसिटी देखनी थी, उसके अंदर वैलिडिटी देखनी थी, रिलायबिलिटी देखनी थी कि क्या इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं या जो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, वेरिफिकेशन का। अभी मैंने बताया वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, फिजिकली इंस्पेक्शन करना कि आपकी जो एसेट्स है, आपकी जो लायबिलिटी है, जो भी आपने बैलेंस शीट में दिखा रखी है, क्या उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, फिजिकली अवेलेबल है या नहीं है, क्या उसकी ओनरशिप आपके नाम है या नहीं है। ये तो नहीं है कि किसी दूसरे की एसेट्स को आपने अपनी एसेट्स बना लिया और फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ऑफ कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप चेकआउट करना आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है, वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना कि उस एसेट्स की पर्टिकुलर वैल्यू क्या है। दैट मीन्स मॉनेटरी टर्म में उसकी वर्थ निकालना, ठीक है। वर्थ बोल सकते हैं, मॉनेटरी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, किसकी, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी कहाँ रिप्रेजेंट होती है, आपके बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। अब वैल्यू निकालना, मॉनेटरी टर्म में निकालना, वर्थ निकालना क्यों की जाती है? क्योंकि अब मैंने कहा कि मेरी एसेट्स कितने की है बच्चे, मेरी एसेट्स है, मैंने बुक ऑफ अकाउंट में दिखा रखी है 13 लाख की, बट उसकी बुक वैल्यू है 8 लाख, ठीक है। क्या हो सकती है आपकी 20 लाख। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी फेयर वैल्यू या फिर हम मार्केट वैल्यू को निकालना चाहते हैं और कंपेयर करेंगे हमारी बुक वैल्यू से, जिससे आपको एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता चल जाए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, स्पेसियर एंड पगलर के अकॉर्डिंग दी हुई है कि द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंप्लाइज एन इंक्वायरी इन द वैल्यू, ऑनरशिप, टाइटल, existence, possession and the presence of any charges on the assets। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जितने वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, वैल्यू को फाइंड आउट करना, ऑनरशिप को फाइंड आउट करना कि उसकी खुद की ऑनरशिप है, टाइटल का मतलब भी यही है कि आपके पास उसको राइट है या नहीं है यूज करने का, ठीक है। तीसरी बात ये होगी है
एग्जिस्टेंस देखी जाती है। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार होना, आपके पास उस चीज़ का अधिकार है या नहीं है। 5th पॉइंट हो गया। एंड 6th पॉइंट यहाँ पे है कि अगर चार्जेस इंक्लूड है आपकी एसेट्स में वो कितना है। 6 के 6 पॉइंट आपके ड्यूटीज़ के अंदर आती है कि ड्यूटी क्या बनती है ऑडिटर की जब हम वेरीफाई करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। एग्जाम के अंदर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। सो दैट्स अ रीज़न। सो फोकस कीजिए इस डेफिनेशन के ऊपर। मैंने इसलिए ये डेफिनेशन सेलेक्ट की है कि आपको जो पॉइंट्स हैं वो इजीली समझ में आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्थमेटिक एक्यूरेसी को देखना। ठीक है, कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। अब देखो हमारे पास दो साइडें होती हैं, मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जब बनाते हैं तो डेबिट साइड सारे क्या आते हैं हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड हमारे क्या आते हैं, हमारी इनकम्स आती है या फिर हम कहेंगे रिसिप्ट्स आती है। राइट, मैं ये चेक करूंगी कि आपको ये भी पता है कि आप किसी भी कोई भी अकाउंट बना लीजिए, चाहे ट्रायल बैलेंस बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए या फिर बैलेंस शीट बना लीजिए, उनके अंदर आपका डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इज इट क्लियर? इक्वल तभी होगा जब आपकी प्रॉपर एक्यूरेसी होगी, और जानबूझ के कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है आपको वहीं पे क्या मिल जाएगा, आपको गलतियां नजर आ जाएगी। और हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वहां पे हम क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, वो पर्टिकुलर कंडीशंस होती है वहां पे। राइट, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि क्या आपकी वैल्यू जो डेबिट की वैल्यू है क्या वो क्रेडिट की वैल्यू की इक्वल है? नहीं है, तो क्यों नहीं है? अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रायल द बैलेंस is assumed to be accurate only when the total debit is equal to there is a credit side के जब वो इक्वल होती है। This is called the arithmetic accuracy of the trial balance। ट्रायल बैलेंस के अंदर अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब ये है, हमें यही तो चेक करनी होती है। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या, अभी मैंने आपको देखो डेफिनेशन कराई कि इसके अंदर एग्जिस्टेंस चेकआउट की जाती है। क्या इन्होंने एग्जिस्टेंस को चेकआउट किया? पॉइंट देखो, क्या आपको सेम नजर आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखो कि ओनरशिप को चेकआउट किया जा रहा है। पढ़ते अंदर से देखो क्या कह रहा है। One of the main objective of the verification is to be ascertain that at the date of the balance sheet as a assets is actually present in the organization or not। कि जो बैलेंस शीट के अंदर जो भी आपने एसेट्स रिप्रेजेंट कर रखी है वो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या नहीं है, या फिर हवा में बातें कर रखी है कि हमारे पास तो 20 करोड़ रुपए का सामान रखा है, हमारे पास पे तो 20 करोड़ की मशीनें रखी है, इतना प्रोडक्शन करती है। ऐसे हवा में तो नहीं है, एक्चुअल में जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये वो 20 करोड़ की है या भी नहीं, और दूसरा कि एक्चुअल में मशीन भी है या नहीं है, क्या ऐसे ही बोला जा रहा है? समझ पा रहे हो? ठीक है जी। ऑनरशिप एंड राइट, अगर वो है मशीनरी तो उसमें ये चेकआउट किया जाएगा कि वो मशीनरी आपके नाम पर है, क्या आपके नाम पर वो लिखी हुई है कि आपने ही खरीदी है, क्या उसके ऊपर आपका अधिकार है, टाइटल पूरा है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम ये चेक करेंगे एसेट्स हैज द शो इन द बैलेंस शीट बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग होना चाहिए, एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज द एब्सोल्युटली राइट टू यूज ऑफ देम, उसके ऊपर उसका प्रॉपर राइट होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नॉलेज ऑफ द फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी। फ्रॉड और इरेगुलरिटी के रिगार्डिंग तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑडिट का मेन मकसद क्या होता है, गलतियों को निकालना और उन गलतियों के ऊपर क्या सजेशन देना चाहिए वो ऑडिटर का काम है, कैसे इसके अंदर इम्प्रूव किया जा सकता है वो ऑडिटर ने बताया हुआ है। राइट, तो वेरिफिकेशन इज ऑल्सो एसेंशियल टू डिटरमाइन दैट नो फ्रॉड और इरेगुलरिटी हैज अकर्ड इन द रिलेशन टू द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? चलो, प्रॉपर वैल्यूएशन का तो मतलब बता ही दिया कि जिसके अंदर आप अपने एसेट्स और लायबिलिटी की एग्जैक्ट वैल्यू आप बता सके कि मार्केट वैल्यू से वो डिफाइन हो रही है नहीं हो रही है। और दूसरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का मेन पॉइंट, अब देखो मैंने बताया था वाउचर है, डॉक्यूमेंट है, प्रोसेस करेंगे तो वाउचिंग का कंसेप्ट बनेगा जिसके अंदर हम ये चेकिंग करेंगे कि क्या जो आपके जर्नल एंट्री में फिर आपने लेजर को पोस्ट किया होगा
देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, है ना। अब ट्रायल बैलेंस किसके बेस पे बनाया, लेजर के बेस पे, लेजर किसके बेस पे बनाया, जर्नल के बेस पे, जर्नल किसके ऊपर बना होगा, ये बना होगा वाउचर के बेस पे, ठीक है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का काम सही होना चाहिए, तभी अच्छा हमारा से रिप्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, बिल्कुल सही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट की वैल्यू नजर है। दैट मीन्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी एरर से आपने उनको हटा दिया है, वो एरर किस तरीके से हटेंगे। नॉर्मल सी बात है, ऑडिटर ने हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से चेकआउट किया होगा, जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताई। तो यहाँ पर बैलेंस शीट हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताती है, आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसी है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 पॉइंट पढ़े थे हमने, एक तो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है, एक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है। इनकम कितना हम कमा रहे हैं, कितनी पोजीशन में है, वो नेट प्रॉफिट बताता है। और बैलेंस शीट हमें क्या बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि उस पोजीशन में है या नहीं है कि आप इन फ्यूचर चल पाएँ, इन फ्यूचर में आप दौड़ पाएँ, है या नहीं है, हमें वो देखना है। द ऑडिटर हैज़ टू क्लैरिफाई स्टेट इन हिज रिपोर्ट दैट बिजनेस बैलेंस शीट गिव अ ट्रू एंड अनफेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड पढ़ लेना, जो मैंने बताया वो इसी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रियल पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। रियल पोजीशन का मतलब क्या है कि उनके रियल वैल्यू को बताना। ये नहीं है कि आप एज इट इज़ बता रहे हो। मैंने कहा कि मैं मशीन लेके आई हूँ 13 लाख की, और लाने इंस्टॉल करने में मेरा खर्चा आ गया 2 लाख का, और मेरा टोटल खर्चा हो गया 15 लाख का, ठीक है। बट मैंने इस खर्चे को 15 लाख की बजाय मैंने इसको 20 लाख दिखा दिया। भाई गलत बात है ना, ये जो भी चार्जेस लगे हैं वो दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली चार्जेस इंक्लूड नहीं होते, अगर आप चार्जेस दिखा रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो प्रॉपर आपको मेंशन करना पड़ेगा कहाँ पर आपके यूज़ हुए हैं, ठीक है, कहाँ पर आपके अप्लाई हुए हैं। मोस्टली क्या होते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में होते हैं, और इंस्टॉलेशन के कॉस्ट आती है, तो वो कॉस्टेज आप दिखाएंगे, कहाँ आई है, कैसे आई है, वो भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स रियल पोजीशन बताएंगे कि आपकी एसेट्स की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, वेरिफिकेशन इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर द एसेट्स आर ट्रू ऑफ एनी चेंज or the mortgage or not, and all the assets and liability has been disclosed in the balance sheet. No assets or liability has been cancelled in this way that the assets and liability not belonging in the organizations are not including in the balance sheet. ये लाइनें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2-3 लाइनें बनी है इसके अंदर। पहली बात तो आपको वो सभी एसेट्स लाइबिलिटी शो करनी है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंगिंग करती हो। विदाउट बिलोंगिंग आप उसको शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो पर्सनल में आ जाएगी। अगर आप पर्सनल खर्चा भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे को में इंक्लूड कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अपना खर्चा बढ़ाने के लिए, इनकम को कम करने के लिए, टैक्स को कम पे करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपने आपकी एसेट्स मॉर्टगेज पे दी हुई है, या फिर ऐसे भी हो सकता है भाई, जब हमने बैलेंस शीट मैंने कहा मेरी बैलेंस शीट के अंदर 31 अक्टूबर 2023 तक 30 लाख की एसेट्स थी, छोटी सी अमाउंट ले रहे हैं हम अभी, ठीक है। बट 31 मार्च 2024 तक आते आते इसकी एसेट्स 2 केस लेके चलते हैं, 50 लाख भी हो सकती है और ये 20 लाख भी हो सकती है, ठीक है। अब 20 लाख क्यों हुई, आप ये भी तो हो सकता है कि आपने कोई एसेट्स को सेल कर दिया है, तो दैट्स अ रीज़न उसकी एसेट्स के अंदर जो अमाउंट दिखाई दे रही है वो कम हो रही है ना। इवन मॉर्टगेज भी दे सकते हैं, एज ए सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, है ना। बट ये केस कैसा है, जब आपकी एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ कैसे रहेगी, जब आप किसी को कोई भी एसेट्स को आप परचेज कर रहे हो, समझ पा रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है, बैलेंस शीट जिस दिन तैयार करे एज ऑन का मतलब यही होता है कि जिस दिन मैं उसको तैयार कर रहा हूँ उस दिन का रिकॉर्ड मेरे पास ये है। तो आपको हर चीज़ रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी कि इस डेट पे मेरा ये ऐसे था, मैंने सेल किया या मैंने परचेज किया, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव है ये समझ में आ गए होंगे। सेम एज इट इज आपकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिफिकेशन। सो इनको आप रीड कीजिए, अगर फिर भी कोई कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, बहुत आसान है, सब चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं।
सो अगर मैं ओवरऑल की बात की जाऊं तो अगर मैं इसके यहां पर क्या लिखूं, इसका कंक्लूजन, कंक्लूजन कि कंक्लूजन क्या है, हमारे इस वेरिफिकेशंस का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है बच्चे, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि आप इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, फेयरनेस है, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को वो बढ़िया रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? चलिए जी, यहां पर आ जाता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ड्यूटीज। ड्यूटीज क्या है,